उर्दू नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की 8वीं किस्त। एक्सक्यूज़ मी। अस्सलाम वालेकुम। हया ने केबिन के पीछे लड़की को सलाम किया। यस, वालेकुम सलाम, फरमाइए। लड़की इसे देखते मुअद्दबाना तरीके से बोली। जी, मुझे अब्बास साहब से मिलना है। हया ने फैक्ट्री के मालिक का नाम लिया। मैम, सर तो मीटिंग में बिजी हैं, आप वेट कर लें। वो लड़की इसे सर से पांव तक देखती, सामने एक साइड टेबल पे लगी चेयर्स की तरफ इशारा करने लगी तो हया सर हिलाती एक चेयर पे बैठ गई। वो दिल ही दिल में बॉस के दिल में रहम की दुआएं मांगने लगी। प्लीज, और कितनी देर है? हया ने दीवार पर घड़ी पे निगाह डाली तो 3 बज चुके थे। इसे इंतजार करते तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था, लेकिन अभी तक इसे नहीं बुलाया गया था। इसने सामने केबिन में कंप्यूटर पे बिजी इस लड़की से एक बार फिर पूछा, प्लीज, और कितनी देर है? मैम, आपको बताया ना कि सर बिजी हैं। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब चाहेंगे आपको बुला लेंगे। आप वेट करना चाहती हैं तो कर लें, नहीं तो आप जा सकती हैं। वो लड़की एकदम गुस्से से बोली तो हया एक बार फिर इसी चेयर पे बैठ गई। सिवाय इंतजार के और कोई हल नहीं था। इसे बार बार बाबा का ख्याल आ रहा था। अगर बॉस ने लोन देने से इनकार कर दिया तो? बेबसी के मारे इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैम, आप जा सकती हैं, सर बुला रहे हैं। वही केबिन वाली लड़की बोली तो अपने ख्यालों में गुम हया चौंकी। यूं तकरीबन 2 घंटे के तवील इंतजार के बाद हया ऑफिस रूम के बाहर खड़ी थी। इसकी टांगें कांप रही थीं। हिम्मत करते इसने डोर नॉक किया। यस, कम इन। अब्बास अपने सामने लैपटॉप खोले सामने चेयर पे बैठे शख्स को कुछ सिखाने के लिए साथ साथ बोल रहा था। जब हया इजाज़त मिलने पर अंदर आ गई। जी, फरमाइए। अब्बास ने रिलैक्स सा चेयर पर बैठे इस लड़की को देखा तो दूसरी चेयर पर बैठे शख्स ने भी इसकी तरफ देखा, जो कॉटन के सादा से सूट में मलबूस बड़ी सी चादर से खुद को ढांपे खासी नर्वस लग रही थी। जी मोहतरमा, क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों मिलना चाहती हैं मुझसे? अब्बास ने पूछा तो हया हिम्मत करते हुए बोली, सर वो मेरा नाम हया है। सर, मेरे बाबा जमान अहमद आपकी फैक्ट्री में जॉब करते हैं। इन्हें काफ़ी टाइम हो चुका है आपके काम काम की बात करें मिस हया, हमारे पास हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं। मुझे किसी की हिस्ट्री जानने का कोई शौक नहीं और ना ही टाइम है। इसके दो टोक बोलने पर हया ने एकदम थूक निकला, जबकि सामने बैठे शख्स की नज़रें वो अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। वो एकदम घबरा सी गई। इसका दिल चाहा कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन नहीं, इसे अपने बाबा के लिए हिम्मत करनी थी। वो खुद को रिलैक्स करते बोली, सर प्लीज़, हमें अपने बाबा के इलाज के लिए 3 लाख का लोन चाहिए। सर, आप लोन मेरे बाबा की सैलरी से काट लीजिएगा, बट सर इस वक्त बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। मेरे बाबा हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऑपरेशन ज़रूरी है सर। आपके वालिद की सैलरी कितनी है? आई थिंक 20,000 है। वो हॉस्पिटल में और ज़िंदगी मौत की कशमकश में। लोन आपको 3 लाख चाहिए, राइट? जी सर। अब्बास के बोलने पर वो घबराते हुए हाथों की उंगलियां मरोड़ते बोली। इसका सर झुका हुआ था। अगर आपके वालिद मर जाते हैं तो लोन कौन वापस करेगा? सर? वो बोलने ही लगी थी कि अब्बास इसकी बात गुस्से से काटते बोला, मिस हया, आप जा सकती हैं। हम कोई ट्रस्टी नहीं है कि हमारी फैक्ट्री ट्रस्ट डोनेट करती रहे। एंड वन मोर थिंग। वो रुका और एक बार फिर बोला, हम आपके वालिद की इतनी फेवर कर सकते हैं कि जब वो ठीक हो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। यू मे गो नाउ। प्लीज सर। आई सेड यू मे गो नाउ। हया ने कुछ कहना चाहा कि अब्बास ने इसे उंगली के इशारे से जाने को कहा। हया जाने लगी तो बेबसी के मारे इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। साद ने इस लड़की की आंखों में आंसू देखे तो न जाने क्यों इसके दिल को ठेस सी पहुंची। इसे इस लड़की की चाल में वाज़े बेबसी महसूस हुई। न जाने क्यों इसे ये लड़की बहुत मजबूर और प्यारी लगी। इससे पहले कि बाहर निकल जाती, साद बेसाख्ता इसे पुकार बैठा, 1 मिनट में सया। वो ऑफिस रूम से निकलने ही लगी थी जब आवाज़ के ताक़ुब में इसने दूसरी चेयर पर बैठे इस शख्स को देखा। अब्बास हैरान सा साद को देखने लगा, जो चलता हुआ इस लड़की के सामने जा खड़ा हुआ। हया ने इसे देखा तो इसकी आंखें पानी से लबालब भरी थीं। साद को लगा वो इन कटोरों में डूब जाएगा। साद चलता हुआ टेबल तक गया और चेक बुक उठाए रकम भर के साइन करता इसके सामने चेक करते आगे बढ़ाया। ये लें, आपको कैश किसी भी बैंक से मिल जाएगी। हया साकित और हैरान सी कभी इस मेहरबान शख्स को और कभी इसके हाथ में मौजूद चेक को देखती। पकड़ें। हया, जो इस कदर हैरान थी, इसके एक दफ़ा फिर जोर देने पर इसे देखते वो चेक पकड़ लिया।
ये मैं चेक आप क्यों? हया ने पूछा। मिस हया, आप अपने वालिद का ट्रीटमेंट करवाएं एंड डोंट वरी, जब आपके पास पैसे हों आप मुझे वापस कर सकती हैं। साद चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट सजाए बोला तो हया ने फौरन वो चेक पकड़कर बेसाख्ता चूम लिया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं बहुत जल्द आपको पैसे लौटाने की कोशिश करूंगी। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर। हया बोली तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। ओके, आप जाएं। साद को इसके चेहरे से नजर हटाना मुश्किल लग रहा था। वो फौरन आगे बढ़ता चेयर पे बैठ गया तो हया भी आंसू साफ करती ऑफिस से निकल गई। साद, व्हाट इज दिस यार, तुम ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की को इतनी रकम दे सकते हो? और क्या पता वो झूठ बोल रही हो। इन छोटे तबके के लोगों को वैसे ही पैसे बटोरने की आदत होती है। तुम कितने पागल हो। अब्बास जो कब से खामोश साद की कार्रवाई देख रहा था, हया के जाते ही साद पे भड़क उठा। जो चेयर पे रिलैक्स था लैपटॉप का रुख अपनी तरफ किए बैठ गया। अब्बास, तुम्हें लगता है कि वो झूठ बोल रही थी? छोटे तबके के लोग हम इलीट लोगों से ज्यादा खुददार होते हैं। वो भूखे सो जाना तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी से मांगना नहीं। वो अगर छोटे गरीब लोग हैं तो इन्हें अल्लाह ताला नहीं बनाया है। इज्जत, गैरत और खुददारी इनमें कूट कूट कर भरी होती है। तो फिर हम कौन होते हैं अपने पैसे के बलबूते पे जज करने वाले? तुम्हें पता है, वो लड़की अगर यहाँ आई है तो अपनी ईगो और अपनी खुददारी को पसे पुश डालकर आई है। उसकी आंखें, उसके अल्फाज इसकी जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। जानते हो क्यों? क्योंकि इसने जिंदगी में सवाए अल्लाह पाक के किसी से नहीं मांगा था। आज वो एक इसी तरह के आम शख्स से मांगने आई तो वो उसे धुतकार रहा था, ये कह के कि वो झूठ बोल रही है। लेकिन अब्बास, वो मेज पे आगे को झुका, इसकी आंखों में आंखें डाले पुख्ता लहजे में बोला, मैं तो इतना खुदगर्ज और बेहिस नहीं हुआ अभी। मेरे अंदर इंसानियत अभी मौजूद है। मैंने इसे रकम दी क्योंकि इसका चेहरा चीख चीख कर इसकी बेबसी का ऐलान कर रहा था। तो क्या मैं ये सोचता कि नहीं, मैं नहीं देता पैसे, क्या पता वो मुझे कल लौटा सके या नहीं। लेकिन ऐसे पैसे का क्या फायदा अब्बास, जो किसी जरूरतमंद के भी काम ना आ सके। तुमने कितनी बेदर्दी से इसे झूठा कह के इसकी इज्जत नफ्स को हर्ट किया। वो बहुत मान से तुम्हारे पास आई थी, और तुम। साद की बात पे अब्बास का सर शर्मिंदगी से झुक गया। साद वाकई सच कह रहा था। वो भला कौन होता था किसी को जज करने वाला। आई एम सॉरी साद, मुझे वाकई ये सब नहीं कहना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो शायद बहुत बेबस हो के हर किस्म के हालात से लड़के मेरे पास आई थी, शायद किसी भरोसे से। और मैं कितना खुदगर्ज हो गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी मजबूरी, इसकी बेबसी को समझना चाहिए था। अगेन आई एम सॉरी। आइंदा मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। अब्बास शर्मिंदा सा वजाहत देते बोला। गुड, दैट्स लाइक माई फ्रेंड, साद ने सराहा। वैसे तुमने इस लड़की की हेल्प की, ये बात तो समझ आती है, लेकिन तुम इसे घूर किस खुशी में रहे थे? अब्बास के बच्चे। साद इसकी शरारत पे इसे मारने के लिए उठा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बैठो। अब्बास इसके सामने हाथ जोड़ते बोला तो साद वापस चेयर पे बैठे लैपटॉप से आई ईमेल चेक करने लगा, जबकि वो अब्बास की निगाहें अपने चेहरे पे बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। लुक एट दैट, ये डिज़ाइन तुम्हें कैसा लग रहा है? वो दोनों स्क्रीन पे मौजूद डिज़ाइन डिस्कस करने लगे। साद और अब्बास बेस्ट फ्रेंड्स होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थे और अक्सर व बेशतर ऑफिस में एक साथ पाए जाते थे। ज़मान अहमद, मैंने कहा था ना कि मैं आऊँगा, और देखो अपनी आंखों से, मैं आ गया अपना वादा निभाने, तुम्हें पल पल मारने के लिए। तुम गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने ज़मान अहमद। मैं अपनी नफरत से तुम्हें जलाकर खाकस्तर कर दूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, जैसे तुमने मुझे किया। तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, जैसे तुमने मेरी जात को जमाने भर में सवालिया निशान बनाया। अब आ गया हूं मैं अजियत में गुजारे अपने एक एक पल की सजा तुम्हें देने। बहुत जल्द होश में आना ज़मान अहमद, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना और सहना है। वो हॉस्पिटल बेड पे बेहोश पड़े ज़मान अहमद को कंधों से झिझोड़ते इसके कानों के करीब नफरत से बोलता, इस पे थूक के जिस खामोशी से आया था वैसे ही चला गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बचाओ बचाओ, ले गया, वो आया, अबरू। जमान अहमद के चीखने पे डॉक्टर्स और सिस्टर्स फौरन रूम में आए तो जमान अहमद अपना सर बेड पे पटक रहे थे। इनका एक हाथ दिल पे रखा था और दिल में उठे दर्द को दबाने की कोशिश करते लंबे लंबे सांस ले रहे थे। सिस्टर, कहाँ इनके लवाकिन? इनका फौरी ऑपरेशन जरूरी हो गया है, आईसीयू में शिफ्ट करें फौरन, हरी अप।
डॉक्टर ने इन्हें चेक करते ऑर्डर दिया। जब हया दरवाजे में खड़ी डॉक्टर की बात सुनती भागती हुई बाबा तक आई। बाबा, बाबा, डॉक्टर साहब, बाबा, आप ऑपरेशन शुरू करें प्लीज़, मैं फीस जमा करवाती हूँ। प्लीज़ डॉक्टर साहब जल्दी, हया रोते हुए बोली। तो जल्द अज जल्द जमान अहमद को शिफ्ट करवाया गया। जबकि हया फीस और तमाम ड्यूज पे करती बेंच पे बैठी रो रो के बाबा के लिए दुआएं मांगने लगी। इस वक्त कोई नहीं था इसके पास, वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। क्या कहा आपने शाह? ये सब? दिल साकित नजरों से शाह को देखती बोली। इसकी जुबान इसका साथ देने से कासिर थी। हाँ ठीक सुना तुमने दिलावेज, तवाइफ, बिल्कुल ठीक सुना। तुम जा सकती हो उस घर से, मेरा दिल भर चुका है तुमसे। अब मैं कोई मजीद ड्रामा नहीं कर सकता। ड्रामा? कैसा ड्रामा? कौन सा ड्रामा? ये ड्रामा नहीं है। निकाह किया है आपने मुझसे, शादी की है मुझसे। दिल गुस्से से चिल्लाई तो शाह एक कदम चलता इसके सामने रुके बोला। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस निकाह का? कहाँ है निकाहनामा? इनफैक्ट गवाह कहाँ है? दिल को लगा शाह इसे तुंद छुरी से काट रहा हो। शाह, आप ऐसा नहीं कर सकते शाह। निकाहनामा आपके पास है? निकाह हुआ था और मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। शाह, आई एम प्रेग्नेंट विद योर चाइल्ड। दिल ने हैरत और सदमे से टूटे फूटे अल्फाज में शाह को बताया। जब वो इसे सख्ती से कंधों से थामे बोला। मैंने तुमसे कोई निकाह नहीं किया। तुम सिर्फ एक चैलेंज थी मेरे लिए। तुम कोठे पे नाचने वाली, रातों को दूसरों के बिस्तर पे जीनत बनने वाली तवाइफ, तुमने मुझे इनकार किया, मेरी मर्दानगी को ललकारा, शाह को इंसल्ट किया, जो दुनिया को अपने कदमों तले रख के चलता है। तुमने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत कैसे की? दिल को लगा शाह इसके कानों में सूर फूंक रहा हो। मैं शाह तुमसे निकाह करूंगा? अभी मेरा स्टेटस इतना नहीं गिरा जो मुझे तुम्हें बीवी बनाना पड़े मैडम। तुम्हारा काम सिर्फ दूसरों का दिल बहलाना है, ना कि किसी के घर का ख्वाब देखना। ये सब झूठ था, एक ड्रामा था। निकाह खां, गवाहान, सब कुछ झूठ था। झूठ। ये सब पैसे पे बिकने वाले लोग थे जो तुम्हें बेच गए। तुम्हें मैंने 3 मंथ पास रखा क्योंकि तुम पैसों के एवज बिकने वाली थी। रखेल थी तुम मेरी, रखेल। आई समझ में? रखेल। शाह इसे झंझोड़ता हुआ चीखा। और अब मेरा दिल भर चुका है तुम्हारे वजूद से। तुम आज़ाद हो मेरी कैद से, जाओ किसी और का दिल बहलाओ। और जहां तक बच्चे की बात, तो क्या पता ये भी कहीं पीछे से लाई हो तुम। और अगर बिलफर्ज मेरा है भी तो नाजायज है। मैं वापस आऊं तो तुम मुझे नहीं दिखनी चाहिए यहां, वरना गार्ड से कहकर धक्के मार के निकलवा दूंगा। शाह नफरत से इसे सोफे पे फेंकता कार की चाबी उठाए बाहर निकल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसी नहीं हूं। दिल पसीने से तर अपने मुंह पे हाथ लगाती नफी में सर हिलाती बुड़बुड़ाती रही थी। आंसू इसके गालों से बह रहे थे। धोखा, इतना बड़ा धोखा। नहीं, मैं बीवी हूं तुम्हारी, शादी हुई है। मैम, आपका सामान सर का ऑर्डर है, जहां आप कहें आपको छोड़ आऊं। सो प्लीज आप जल्दी आएं, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं। दिल साकित नजरों से बैग्स को देखने लगी जो ड्राइवर इसके सामने रखे अपने सर का ऑर्डर चलाता चला गया। दिल कमरे से मुल्हका बालकनी में चेयर पे आंखें मूंदे लेटी थी। आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे। इसे फिर से इस कोठे पे आए 1 हफ्ता हो चुका था। वो अभी तक बेयकीनी की दुनिया में थी। दिल आवेज, मैं कब से तुम्हें हिजरे में बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? किसका शोक मना रही हो? हाँ, जो होना था हो चुका। मैंने तुम्हें कहा था हकीकत की दुनिया में रहो। बनी थी बड़ी पाक बीबी। उठो, फ्रेश होके फौरन हुजरे में आओ। खत्म करो इस नहूसत को। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं कि बार बार मैडम के कदमों में आती रहूं। फौरन नीचे आओ, नहीं तो सुल्तान को ऊपर भेज दूंगी। सितारा मैडम इसके सामने आते गुस्से से फुंकारती इसे वान करती इन्हीं कदमों से वापस चली गई। दिल इस जालिम औरत को यकटक जाता देखने लगी जिसे इसकी मां होने का शर्फ था। तो क्या माएँ ऐसी होती हैं, अपनी बेटियों को दरिंदों के आगे डालने वाली, ताकि वो इनका जिस्म नोच नोच के खाते रहें, इनके जिस्मों को अपनी हवस और बर्बरियत का शिकार बनाएं? ऐसी होती है माएँ। दिल आवेज को लगा इसका दिल दर्द से फट जाएगा। वो सुस्त कदमों से चलती कमरे में आ गई। इसे किसी की परवाह नहीं थी, किसी की भी नहीं। दरवाज़ा अच्छे से लॉक करती बेड पे दराज हो गई। अपने बिस्तर पे आते ही वो हिचकियों से रोने लगी और रोते रोते न जाने कब नींद की परी इस पे मेहरबान हो गई।
अबरू को जैसे ही होश आया, सामने सोफे पर बैठे अनजान शख्स को देखकर इसकी चीख बुलंद हुई। थैंक्स गॉड मैम, आपको होश आया। वो अनजान शख्स इसे होश में आता देखकर फौरन बाहर निकल गया, जबकि अबरू डर के मारे लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसे बहुत शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ। वो बेड पे घुटनों में सर दिए बैठी थी जब वही शख्स खाने की ट्रे लिए एक बार फिर अंदर आया। मैम, खाना प्लीज़। वो ट्रे इसके सामने बेड पे रखे मुअद्दब सा बोलता बाहर चला गया। इसके बाहर जाते ही अबरू ने 3-4 गिलास पानी पीते लंबे लंबे सांस लिए। इसकी नज़र खाने पे पड़ी तो इसकी भूख चमक उठी। 3 दिन हो चुके थे इसे हलक से एक नवाला भी उतारे, तो फौरन खाने पे टूट पड़ी। वो इस कदर महव होके खा रही थी, जब इसकी नज़र बेड से थोड़े फासले पर जूतों पर पड़ी तो इसका मुंह की तरफ ले जाता हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। इसने नज़र उठा के देखा तो सिकंदर शाह कुछ फासले पे खड़ा, दोनों बाजू सीने पे धरे, चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट लिए इसे ही देख रहा था। अबरू नवाला ट्रे में रखे सिकंदर शाह को नज़रअंदाज करती रुख मोड़ गई। दिल की खामोशी पे न जा, राख के नीचे आग लगी है। सिकंदर शाह ने इसके कान में सरगोशी की तो वो एकदम डर के पीछे होते इससे जा लगी। इतना शौक है मेरी बाहों में आने का। सिकंदर शाह इसे कंधों से थामे इसकी आंखों में आंखें डाले बोला, छोड़ो मुझे वैशी, छोड़ो। अबरू खुद को छुड़ाने के चक्कर में मजीद इसके करीब हो गई। छोड़ दो मुझे। निकाह आ रहा है, अगर हंगामा करने की कोशिश की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बाकी बातें मुलाकातें तुमसे फुर्सत में होंगी। सी यू। सिकंदर इसे ऑर्डर देता वान करता कमरे से निकल गया। निकाह मेरा? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये शख्स क्यों कर रहा है ऐसा? या अल्लाह मेरी मदद करें, मुझे बेहतर रास्ता दिखाएं। अबरू रोते रोते अल्लाह से दुआ मांगने लगी। बाबा, मुझे ले जाएं यहाँ से, प्लीज़ ले जाएं अपनी अबरू को। बहुत बुरा है ये शख्स। बाबा, गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती निकाह किया इसने मुझे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मर जाएगी आपकी अबरू, नहीं सह पाएगी। दम घुटता है मेरा। बहुत जालिम है, बहुत जालिम। अबरू रोते रोते निढाल हो चुकी थी, थक चुकी थी वो आंसू बहा बहा के। इसे वो मंजर याद आने लगा जब इसने सिकंदर शाह की वार्निंग के बावजूद निकाह से इनकार किया तो सिकंदर शाह निकाह खां के बाहर इंतजार करने का कहता इसके पास आए, इसे बाजों से सख्ती से थामे करख्त लहजे में बोला, क्या कहा था मैंने अबरू जमान? मैं कोई प्यार मोहब्बत में तुमसे निकाह नहीं कर रहा। ना ही ये निकाह और तुम मेरे लिए ज़रूरी हो। मैं नफरत करता हूँ तुमसे, तुमसे जुड़े हर एक रिश्ते से। किसी खुशफहमी में मत रहना। तुम्हें तो हर सूरत में मेरे साथ ही रहना है। अगर निकाह नहीं चाहती तो निकाह के बगैर ही सही। नहीं, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। सिकंदर शाह इस पे झुका जब वो इसे धक्का देती खौफजदा लहजे में बोली। इसका सारा वजूद होले होले कपकपा रहा था। इसमें बोलने की हिम्मत नापैद हो चुकी थी। सोच लो अबरू जमान, एक निकाह, बहुत से नुकसानात। पल पल मरोगी एक निकाह के बदले, सिसक सिसक के गुजारोगी दिन रात। ना जी सकोगी, ना मैं तुम्हें मरने दूंगा। और तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन भाई, सबको एक जैसी सजा मिलेगी। तुम तड़पोगी तो चैन से वो भी नहीं रहेंगे। तुम अजियत में रहोगी तो वो भी एक एक पल क़यामत सा गुजारेंगे, क्योंकि मैं मरने तो तुम में से किसी को नहीं दूंगा। सोचो, अगर ऐसे ही रह लो मेरे साथ तो कुछ रियायत बरत दूंगा। शायद कुछ तरस आ जाए मुझे तुम पे। नहीं, प्लीज़ रहम करो मुझ पे, माफ़ कर दो मुझे। देखो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज़ ये जुल्म ना करो, माफ़ कर दो। अबरू इसके पाँव पकड़ते रोते हुए रहम की भीख मांगने लगी तो सिकंदर शाह ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़े, इसका चेहरा ऊपर किए पिस्टल इसकी कनपटी पे ताने जोर से गरजा। निकाहनामे पर साइन कर देना, वरना इस पिस्टल की सारी गोलियां तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप के सीने में ठोक दूंगा। सिकंदर शाह की धाड़ पे अबरू का खून सफ़ेद पड़ने लगा, जबकि सिकंदर शाह झटके से इसके बाल छोड़ता कमरे से बाहर निकल गया। सिकंदर के एक झटके से बाल छोड़ने पर इसका सर बहुत जोर से पास रखे टेबल पे जा लगा। वो अपने अम्मी बाबा को बुलाती चीखने लगी। जब निकाह खां और दो लोग कमरे में दाखिल हुए, निकाह खां ने निकाह शुरू करते इससे इजाज़त ली तो इसने चुपचाप साइन कर दिए। इनके बाहर जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। शाह, शाह ये क्या बदतमीजी है? कौन है वो लड़की? क्यों किया तुमने इससे निकाह? जहां तक मैं जानता हूं, नफरत है ना तुम्हें ये औरत जात से, तो फिर ये सब कुछ क्या है? सिकंदर शाह निकाह के बाद ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था जब मुस्तफ़ा और जफ़र मेहमानों से फारिग होकर आए। जफ़र आते ही इस पर भड़क उठा। वो इमरजेंसी में था जब इसे फरीद ने कॉल पे फ़ौरन शाह पैलेस पहुंचने का बोला था।
जब वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पहुंचा तो यहाँ का मंजर इसे हैरत और सदमे में डालने के लिए काफ़ी था। यही वजह थी जब वो शाह पे भड़क उठा। इसने शाह की तरफ देखा जिसकी आंखें जब्त की शिद्दत से लाल हो चुकी थीं। शाह, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सब कुछ क्या है? जफर ने इसके हाथ से सिगरेट छीनकर दूर फेंक दिया। व्हाट द हेल इज दिस? शाह इसके सामने खड़ा होते गुस्से से चीखा। ये सब इसी चीज का रिएक्शन है जो तुम कर रहे हो। ये वही लड़की है ना जो होटल में तुमसे टकरा दी थी? तुमने इसे किडनैप करवाया और अब निकाह? इस हद तक गिर सकते हो तुम? जफर इससे भी ज्यादा गुस्से से चिल्लाया। मुस्तफ़ा एक तरफ खड़ा शाह को देख रहा था क्योंकि वह हर बात से बाखबर था। शाह इसे इग्नोर करता बाहर जाने लगा जब जफर इसके सामने खड़ा इसका रास्ता रोक चुका था। तुम मेरी बात का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते मिस्टर सिकंदर शाह। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कसूर था इस लड़की का? यही कि इसने मिस्टर सिकंदर शाह से बहस की थी और तुमने। जस्ट शट अप जफर। यू शट अप मिस्टर शाह। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। जफर। शाह, क्या कर रहे हो तुम? आराम से बैठकर भी बात हो सकती है। जफर और शाह को एक दूसरे पे चिल्लाते देखकर मुस्तफ़ा ने इन्हें राम करना चाहा तो जफर ने इसका हाथ झटक दिया। नहीं मुस्तफ़ा, आज नहीं। किस बात की सजा दी इसने इस मासूम लड़की को? इसे किडनैप, फिर जबरदस्ती से निकाह। जब तुम जैसे बेहस पागल शख्स की जिंदगी में किसी औरत की कोई जगह नहीं थी तो क्यों बर्बाद की इस मासूम की जिंदगी? इसके माँ बाप, किसी का कोई ख्याल नहीं आया तुम्हें? क्या बीत रही होगी इन पे? तुम वाकई एक साइको पर्सन हो। तुम क्यों सोचोगे इसके बारे में? कोई परवाह नहीं मुझे किसी की। क्यों सोचूं मैं किसी के बारे में? मेरे बारे में सोचा किसी ने? जफर के चिल्लाने पे शाह गुस्से से धड़ा। ओ कमान मिस्टर सिकंदर शाह, तुम्हें कोई हक नहीं अपनी महरूमिया का बदला किसी और से लेने का। किसी और से नहीं, जमान अहमद से। जमान अहमद है मेरी खुशियों का कातिल, मेरी महरूमियों का जिम्मेदार, मेरी जात को सवालिया निशान बनाने वाला। जमान अहमद मेरा मुजरिम, मेरा कातिल। हाँ, नहीं है मेरी जिंदगी में किसी औरत की जगह। नफरत करता हूं मैं औरत के वजूद से, घिन आती है इसके वजूद से। और ये सारी नफरत जमान अहमद की पैदा करता है। अब इसी नफरत की असल हकदार अब्दू जमान, जमान अहमद की बेटी। लम्हा लम्हा इंतजार किया मैंने इस घड़ी का, अब्दू जमान का, अपने इंतकाम से जमान अहमद और अब्दू जमान के वजूद को रेजा रेजा करने का। और अब आ गया है वो वक्त जब मैं जमान अहमद की दुखती रख पे हाथ रख चुका हूँ। कठपुतली की तरह नाचेगा जमान अहमद मेरे इशारों पे। सिसक सिसक के जिंदगी गुजारेगी अब्दू जमान। अपने बाप के गुनाहों का कफारा अदा करेगी, हर पल हर घड़ी। सिकंदर शाह गुस्से और नफरत से बेकाबू होता जफर को धक्का देता ड्राइंग रूम से निकल गया। जमान अहमद, अब्रू जमान, ओ माय गॉड। अल्फाज टूट टूट कर जफर की जुबान से निकल रहे थे। जफर। मुस्तफ़ा ने इसके कंधे पे हाथ रखा। मुस्तफ़ा, शाह ने ढूंढ लिया अहमद जमान को? कहां से? इस लड़की का क्या कसूर मुस्तफ़ा? शाह ने इसके साथ। उफ। जफर सोफे पे जैसे ढह सा गया, मुस्तफ़ा भी इसके साथ बैठे इसे सारी तफसील बताने लगा। उफ, मुस्तफ़ा प्लीज बचा लो इस मासूम को, इसका कोई कसूर नहीं। जफर सारी तफसील सुनने के बाद मिन्नत भरे लहजे में बोला तो मुस्तफ़ा खड़ा हो गया। जफर, शाह फिलहाल किसी की नहीं सुनेगा। इसने जो ठान रखी है वो इससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। इसे इसके हाल पे छोड़ देते हैं। इसे समझाना इसे जिद दिलाने के बराबर है, और जितना हम इसे जिद दिलाएंगे इतना ही वो इस लड़की के साथ बुरा करेगा। प्लीज मेरी बात मानो और चलो यहां से। जफर सर हिलाता इसके साथ बाहर निकला जब मुस्तफ़ा एक बार फिर बोला, कोशिश करना अभी अंकल आंटी को पता ना चले, वो बहुत हर्ट होंगे। चलो। जफर बोलता गाड़ी में जा बैठा जब इसकी नज़र इस रूम पे पड़ी जहां अब्रू जमान कैद थी और सिकंदर शाह यकीनन इस कमरे में जा चुका था। इसकी आंखों के सामने वो रोई रोई आंखें घूमने लगीं। इसे बहुत तरस आया इस लड़की पे।